हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान गाला असाइनमेंट 2026 पेपर नंबर 2 का विभाग नंबर बी के सभी प्रश्नों के उत्तर एकदम सरल भाषा में चालू करने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरे वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको 1 बाय 1 मिलता रहे। राइट, स्टार्ट करते हैं। विभाग नंबर बी, विज्ञान, पेपर 2 2026। पहला क्वेश्चन, वियोजन अभिक्रिया यह संयोजन के विरुद्ध है, इस प्रक्रिया का समीकरण लिखो। अर्थात जो वियोजन अभिक्रिया है वह संयोजन के विरुद्ध है। राइट, कैसे, ध्यान से सुनो। पहले संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया अगर समझ जाते हैं, राइट, अगर हमें संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का मतलब पता चल जाएगा तो हमें क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध कैसे हुए। संयोजन, जिस अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखना विद्यार्थी मित्रों, दो अभिकारक मिलेंगे एक उत्पाद बनाएंगे। और वियोजन में क्या होता है, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक होगा। संयोजन में दो अभिकारक, इसमें एक अभिकारक। संयोजन में दो अभिकारक मिलेंगे और इसमें एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद का निर्माण करेगा। संयोजन में एक उत्पाद, वियोजन में दो उत्पाद का निर्माण होगा। ठीक है, उसे वियोजन कहते हैं। तो आपको अंतर तो दिख गया, संयोजन में दो अभिकारक मिलेंगे एक उत्पाद बनाएगा और वियोजन में एक अभिकारक होगा टूटेगा और दो उत्पाद बनाएगा। राइट, अब संयोजन का समीकरण देखो, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दो अभिकारक हैं C+O2 और ये मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यानी अभिकारक दो हैं और उत्पाद कितना बना, एक। अब वियोजन में क्या होगा, एक अभिकारक, जैसे CaCO3 चूने का पत्थर, ये एक अभिकारक है, ये टूटेगा। इसको तोड़ने के लिए हमें उष्मा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, उष्मा। तो CaCO3 को उष्मा दिया तो CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। अब CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। नोट, इस प्रकार वियोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया के विरुद्ध है। विद्यार्थी मित्रों, आई होप अच्छे से ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। सिंपल सा, आपको नहीं लग रहा है कोई सीधा है तो कोई उल्टा है। संयोजन में दो अभिकारक तो वियोजन में एक, संयोजन में एक उत्पाद तो वियोजन में दो, बस यही है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, आयनिक यौगिक के 4 सामान्य गुणधर्म बताओ। तो आयनिक यौगिक के गुणधर्म में सबसे पहला भौतिक प्रकृति, दूसरा गलनांक और क्वथनांक, तीसरा घुलनशीलता और चौथा विद्युत चालकता। तो भौतिक प्रकृति, आयनिक यौगिक बहुत कठोर होते हैं कारण कि इनके बीच जो धन आयन और ऋण आयन होते हैं उनके बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है। जैसे आयनिक यौगिक NaCl, सोडियम क्लोराइड, Na प्लस होता है Cl माइनस, तो सोडियम क्लोरीन के साथ, राइट ना, सोडियम और क्लोरीन के जो धन आयन और ऋण आयन है ये दोनों एक दूसरे को इतना ज्यादा आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिससे काफी ज्यादा ये मजबूत होते हैं। कुछ आयनिक यौगिक भंगुर भी होते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है, गलनांक क्वथनांक, आयनिक यौगिक के गलनांक क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं कारण कि वही इनके आयनों के बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है, इसलिए वो मजबूत होते हैं, और मजबूत होंगे तो गलनांक और क्वथनांक तो ज्यादा होगा। घुलनशीलता, ये जल में घुलनशील होते हैं, यानी आयनिक यौगिक जल में घुल जाते हैं परंतु केरोसिन पेट्रोल में अघुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक जल में तो घुल जाते हैं परंतु केरोसिन और पेट्रोल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। आई होप विद्यार्थी मित्रों अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। विद्युत चालकता, ठोस अवस्था में विद्युत की चालकता नहीं होती। अगर आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में है तो उसमें विद्युत का चालन नहीं होगा, लेकिन आयनिक यौगिक का जलीय विलयन होगा तो उसमें विद्युत का चालन होगा। तो आयनिक यौगिक अगर ठोस अवस्था में है तो विद्युत का चालन नहीं होगा, और आयनिक यौगिक का अगर जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें विद्युत का चालन होगा। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से विद्यार्थी मित्रों क्वेश्चन नंबर 26 हमारा होता है पूरा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। राइट, नेक्स्ट चलते हम क्वेश्चन नंबर 27, पोषण के आधार पर सजीवों के मुख्य 2 प्रकार समझाओ। तो सबसे पहले
पोषण के आधार पर सजीवों के मुख्य दो प्रकार हैं। पहला स्वयं पोषी पोषण, दूसरा विषम पोषी पोषण। स्वयं पोषी पोषण अर्थात जो अपना खुराक स्वयं बनाते हैं उसे स्वयं पोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण हरी वनस्पतियां इत्यादि। जो अपना खुराक स्वयं बनाते हैं उसे स्वयं पोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी में है जो अपना खुराक स्वयं नहीं बनाते हैं, उन्हें विषम पोषी पोषण कहते हैं। या जो अपने भोजन के लिए दूसरे सजीवों पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर होते हैं, उन्हें भी विषम पोषी पोषण कहते हैं, जैसे कि शेर, मानव। तो विद्यार्थी मित्रों बहुत आसान है, पोषण के आधार पर सजीवों के मुख्य दो प्रकार समझाना है। तो दो प्रकार स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण मैंने आपको बता दिया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। पर्णकुटी के पत्ते में होने वाला वानस्पतिक प्रजनन को आकृति द्वारा समझाओ। ये जो डायग्राम है ये पर्णकुटी का पत्ता है। राइट, आपको अच्छे से दिख रहा है। फिर इसमें बताना है वानस्पतिक प्रजनन। तो पर्णकुटी में पत्ते के किनारे छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं। आप इसे अच्छे से देख सकते हो। पत्ते के जो किनारे हैं ना, छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं। ये जो स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। ये नलिकाएं गिरकर मिट्टी में नए पौधों का क्या करती है, निर्माण करती है। जो पर्णकुटी के पत्ते होते हैं उनके किनारे छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं और ये नलिकाएं क्या होता है, गिरती हैं जमीन पर और नए पौधों का निर्माण करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पर्णकुटी के पौधों में पत्तों के द्वारा वानस्पतिक प्रजनन होता है। तो विद्यार्थी मित्रों क्वेश्चन यही है कि पर्णकुटी के पत्ते में होने वाला वानस्पतिक प्रजनन समझाओ। तो इसमें पत्तों के किनारे खांचेदार छोटी छोटी नलिकाएं जैसी रचना होती है। ये नलिकाएं जमीन पर गिरेंगी और नए पौधों का निर्माण करेंगी और इनके फलस्वरूप जो भी नए पौधों का निर्माण हुआ है वह वानस्पतिक प्रजनन कहा जाएगा, क्योंकि पर्णकुटी एक वनस्पति का पौधा है। तो विद्यार्थी मित्रों आई होप क्वेश्चन नंबर 28 आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29, स्त्री में अंडकोश का फलन अगर नहीं होगा तो क्या होगा। मानो कि स्त्री के अंदर अंडकोश का फलन नहीं हो रहा है तो क्या होगा। पहला, स्त्री गर्भ धारण नहीं कर सकती। दूसरा, स्त्री में हार्मोन का स्त्राव बंद हो जाएगा। तीसरा, मासिक धर्म यानी ऋतुस्राव भी रुक जाएगा। चौथा, हार्मोन का असंतुलन होने से स्त्री में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, त्वचा से संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाएगी। लास्ट, हड्डियां कमजोर होने लगेगी। तो स्त्री में अंडकोश का फलन नहीं होगा तो क्या होगा, आपको अच्छे से मैंने बता दिया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मोतिया क्या है, इसको किस तरह से दूर कर सकते हैं। मोतिया यह एक आंख की बीमारी है। इस बीमारी में आंख के अंदर का जो लेंस है धीरे धीरे अपारदर्शी यानी धुंधला हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है। तो मोतिया एक बीमारी है, आंख से की संबंधित बीमारी है और यह बीमारी आंख के अंदर का जो लेंस होता है धीरे धीरे जब अपारदर्शी हो जाता है तब होता है, जिससे व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है। इसके रोकथाम के उपाय भी जानो विद्यार्थी मित्रों, किस तरह से रोकेंगे। शल्य क्रिया के द्वारा अर्थात ऑपरेशन के द्वारा तो ये संभव है, ऑपरेशन से ही मोतिया को दूर किया जा सकता है। दूसरा, घरेलू उपाय भी हो सकता है। कृत्रिम लेंस के द्वारा थोड़ा बहुत संभव है। कृत्रिम लेंस यानी मानव निर्मित नॉर्मल चश्मे से भी मतलब कर सकते हैं इसको। राइट, तीसरा, घरेलू उपाय जैसे दवा के द्वारा भी यह थोड़ा बहुत संभव है। तो जो मोतिया है वह शल्य क्रिया ऑपरेशन के द्वारा संभव है, कृत्रिम लेंस के द्वारा थोड़ा बहुत संभव है और हमारा जो घरेलू उपाय कुछ दवा उपचार होता है उसके द्वारा भी संभव है। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 30, मोतिया क्या है, इसको किस तरह से दूर करते हैं, मैंने चला दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, एक विद्युत फिलामेंट में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 4 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा का विद्युत भार कितना होगा। सबसे पहले I बराबर 0.4 एम्पियर और T 4 मिनट, तो 4 गुणे मिनट 60 होते हैं। राइट, तो 60 से गुणा कर दो, मिनट कितने होते हैं 60, तो 60 से गुणा कर दो
तो 60 × 4 240 सेकंड आएंगे। अब विद्युत धारा दिया है तो I बराबर Q/T होता है और हमें विद्युत भार ज्ञात करना है जिसे हम Q से दर्शाते हैं। तो Q बराबर आपको पहले बता चुका हूं, I का T से क्या हो जाएगा गुणा। तो I 0.4 है और T तुम्हारा 240 है। तो 0.4 को आप 4/10 लिख सकते हो और ये 240, ठीक है। 0 से 0 काट देंगे तो 4 × 24 अगर करते हो, ठीक है, तो 96 आएगा। 4 × 24 यानी 96। तो Q बराबर 96 और याद रखना C 96 C यानी कोलॉम, ठीक है। 31 कंप्लीट होता है। आई होप नेक्स्ट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 32, घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जुड़े होते हैं? यानी घरेलू विद्युत के हमारे जो साधन होते हैं वह श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जुड़े होते? ऐसा क्या कारण है उन्हें हम समांतर क्रम में रखते हैं, श्रेणी क्रम में नहीं रखते? तो कारण ये है निम्नलिखित। पहला, श्रेणी क्रम में अगर एक उपकरण खराब हो जाएगा तो सभी उपकरण बंद हो जाएंगे। तो क्या आप चाहते हो तुम्हारे घर में ऐसा जुड़ाव हो जिसमें एक खराब हो तो सब खराब हो? नहीं ना, इसीलिए श्रेणी नहीं रखते। श्रेणी क्रम में वोल्टेज उपकरणों में बढ़ जाता है, इस प्रकार किसी उपकरण को उसके आवश्यकता के अनुसार वोल्टेज नहीं मिलता तो वह खराब भी हो सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसमें वोल्टेज उपकरणों में बढ़ जाते हैं तो किसी उपकरण को कम वोल्टेज मिले, किसी को ज़्यादा मिले, किसी को ज़्यादा जरूरत हो तो कम मिले, किसी को कम जरूरत हो ज़्यादा मिले, जिससे तुम्हारे उपकरण खराब हो सकते हैं, ठीक है, इसीलिए नहीं किया जाता। तीसरा, इसमें बहने वाली विद्युत धारा एक समान होती है, जबकि हमारे घरों के अंदर उपकरणों के अनुसार विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। तो श्रेणी संयोजन में जो विद्युत धारा बहती है वह एक समान होती है, बट हमारे घरों में तो विद्युत उपकरण अलग अलग होते हैं, किसी को ज्यादा विद्युत धारा चाहिए, किसी को कम चाहिए। एक समान रहेगा तो दिक्कत परेशानी आ जाएगी। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये 3 कारण ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि हमारे घरों में घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में नहीं जोड़े जाते। विद्यार्थी मित्रों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कारण 2, हमारे घरों में अलग अलग पावर रेटिंग वाले विद्युत प्रवाह का उपयोग किया जाता है। अलग अलग पावर रेटिंग क्यों? सभी प्रकार के उपकरणों को अलग अलग प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी को ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो किसी को कम ऊर्जा चाहिए। पहला नंबर क्वेश्चन, 5 एम्पियर वाले विद्युत के साधन जैसे कि पंखा, मिक्सर मशीन, बल्ब, यानी हमारे घर में जो पंखा है, मिक्सर मशीन है, बल्ब है, उसे 5 एम्पियर विद्युत धारा चाहिए। और 15 एम्पियर विद्युत धारा के साधन जैसे कि हीटर, माइक्रो ओवन, पावर टूल्स, अगर हमारे घर में कोई हीटर है, माइक्रो ओवन है, पावर टूल्स यानी कोई साधन है बहुत बड़ा, राइट, तो उसके लिए 15 एम्पियर चाहिए। इसीलिए हमारे घरों में अलग अलग प्रवाह के पावर रेटिंग का उपयोग किया जाता है, राइट। विद्युत के उपकरण को जितना पावर चाहिए उसको उतना रेटिंग तो देना ही पड़ेगा। मोस्ट ऑफ हमारे घरों में 5 एम्पियर 15 एम्पियर वाला यूज होता है, राइट। आगे देखते हैं 34, आहार श्रृंखला में उत्पादक से तृतीयक उपभोक्ता तक होने वाले ऊर्जा का प्रमाण घटता है, कारण देकर समझाओ। उत्पादक से तृतीयक उपभोक्ता तक ऊर्जा का प्रमाण कैसे घटता है? बहुत आसान है। आहार श्रृंखला में सर्वप्रथम प्रकाश ऊर्जा 1000 जूल सीधे पौधों पर आपतित होता है, यानी पौधों के ऊपर सूरज का प्रकाश का जो ऊर्जा होता है ना, 1000 जूल उसके ऊपर आपतित होता है। फिर उसमें से मात्र 10% यानी 1000 का मात्र 10%, 10 जूल ऊर्जा का उपयोग ही पौधे अपना भोजन बनाने में करते हैं। उनको मिलता है 1000 जूल, लेकिन यूज कितना करते हैं? सिर्फ और सिर्फ वो 10 जूल यूज करते हैं। अब अगर बकरी पौधों को खाएगी तो 10 जूल में से मात्र 1% यानी सिर्फ 1 जूल ही ऊर्जा बकरी को मिलेगी। सोचो, 1000 ऊर्जा पौधों को मिला, उसमें से 10% उसने यूज किया और 10% का सिर्फ 1% बकरी को मिला। अब बकरी को शेर खाएगा तो उसे 1 जूल से भी कम ऊर्जा मिलेगी। इस प्रकार देख रहे हो कि पौधा, बकरी और शेर, पौधा यानी उत्पादक, राइट, फिर बकरी और शेर यानी यहां पर यही है, पौधा यानी प्रथम और बकरी यानी द्वितीय और शेर यानी तृतीय। क्वेश्चन यही है कि उत्पादक से तृतीय, तो जो ये उत्पादक है वो तुम्हारा पौधा है और तृतीय उपभोक्ता तुम्हारा शेर है। तो पौधे में 1000 जूल की जगह 10 जूल यूज हुआ। अब पौधे को बकरी ने खाया तो मात्र 1 जूल मिला, अब बकरी को शेर ने खाया तो 1 जूल से भी कम मिला। इस प्रकार पौधा, बकरी, शेर, इस प्रकार हम
कह सकते हैं कि आहार श्रृंखला में उत्पादक से लेकर तृतीयक उपभोक्ता तक जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वह लगातार क्रमशः विद्यार्थी मित्रों घटता जाता है। क्या होता जाता है? घटता जाता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। जैव विघटनी अजैव विघटनी कचरे में अंतर। तो जैव विघटनी कचरा, अजैव विघटनी कचरा, इन कचरों का जैव प्रक्रम के द्वारा विघटन होता है। जैव विघटनी कचरों का जैव प्रक्रम के द्वारा विघटन होता है और अजैव विघटनी कचरों का जैव प्रक्रम के द्वारा विघटन नहीं होता। जैव विघटनी कचरा पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं और ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। साग भाजी फल इत्यादि ये जैव विघटनी कचरा है, प्लास्टिक कांच इत्यादि ये अजैव विघटनी कचरा है। नेक्स्ट, वनस्पति में उत्सर्जन समझाना है। तो वनस्पति के अंदर रहे हानिकारक पदार्थ जिस माध्यम से राइट ना उनके शरीर से बाहर निकल जाते हैं हम उन्हें वनस्पति का उत्सर्जन कहता है। थोड़ा ध्यान रखना, वनस्पति के अंदर रहे हानिकारक पदार्थ जिस माध्यम से राइट ना जिस माध्यम से उनके शरीर से, हमारे शरीर से नहीं भैया, वनस्पति के अंदर रहे हानिकारक पदार्थ जिस माध्यम से उनके शरीर से बाहर निकलते हैं उन्हें हम वनस्पति का उत्सर्जन कहते हैं। अब जो निकलते हैं उसे उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। अधिक मात्रा में पानी, एंजाइम, टैनिक एसिड, टॉक्सिन, ये सब वनस्पति के उत्सर्जित पदार्थ हैं जो बाहर निकल जाते हैं, जो वनस्पतियों के लिए हानिकारक होते हैं। उत्सर्जन के साधन अर्थात जिस प्रक्रिया के द्वारा वनस्पति के अंदर जो खराब उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वह बाहर निकलते हैं, तो किस माध्यम से बाहर निकलते हैं? पत्तियों के माध्यम से, जड़ के माध्यम से, फूल और फल के माध्यम से, तने के माध्यम से। तो वनस्पतियों का उत्सर्जन किन माध्यमों से होता है? तो पत्तियों के, जड़ों के, फूल और फल के माध्यम, तने के माध्यम से। नोट, वनस्पतियों में उत्सर्जन अत्यंत आवश्यक होता है, इससे वनस्पतियां सुरक्षित रहती हैं। जिस तरह से हमारे अंदर जो कचरे होते हैं हम बार बार उसे मलोत्सर्जन की प्रक्रिया से बाहर निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार से वनस्पतियों के अंदर भी कचरे होते हैं, उनको निकालना बहुत ही आवश्यक होता है, इससे वनस्पतियां सुरक्षित रहती हैं। लास्ट क्वेश्चन विद्यार्थी मित्रों 37, इलेक्ट्रोमैग्नेट अर्थात क्या, उसके उपयोगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे बोलते हैं? जब किसी लोहे के राड पर तांबे के तार को गोल गोल घुमाकर लपेटा जाता है और उसके बाद उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह रॉड चुंबक की तरह व्यवहार करता है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा, एक रॉड ले लो, उस पर तांबे का तार गोल 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 घुमा दो और घुमाने के बाद उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करो तो जो रॉड है ना वह चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। आसानी से हम इसे बना भी सकते, प्रैक्टिकल कर सकते भैया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग तो इलेक्ट्रिक घंटी में, मोटर व जनरेटर में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे बड़े बड़े मशीनें होते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं सीटी स्कैन करने वाला मशीन होता है ना, सीटी स्कैन करने वाला मशीन, राइट, उसके अंदर भी ये मैग्नेट पाया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से हमारा 37 भी कंप्लीट होता है और इस तरह से राइट टोटल हमारा विभाग नंबर बी पेपर नंबर 2 विज्ञान 2026 का पूरा होता है। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे समझ में आएगा। जय हिंद, राधे राधे।